देखो बच्चों, हम लोग आज जो टॉपिक करने जा रहे हैं ये 11 का चैप्टर 4 है। ठीक है, क्या है? चैप्टर 4। चैप्टर का नाम है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। तो थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, ये जो इकोनॉमिक्स है ना बच्चा, इकोनॉमिक्स में जब भी आप माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ोगे तो दो चीज़ें आपको हमेशा पढ़ने को मिलेगी। एक कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से और दूसरा प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से। कंज्यूमर कौन होता है? कंज्यूमर का मतलब जो डिमांड क्रिएट करता है, जो प्रोडक्ट का यूज़र होता है, जो कंज्यूम करता है। ठीक है। और प्रोड्यूसर कौन होता है? जो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करता है, जो गुड्स को बेचता है, दैट इज द सप्लायर। जस्ट एन एग्जाम्पल, हम तुम्हारे लिए क्या हो गए? सप्लायर हो गए, और तुम हमारे लिए क्या हो गए? कंज्यूमर। यानी कि अगर हम सप्लाई नहीं देंगे तो आप कंज्यूम नहीं कर पाएंगे। आप कंज्यूमर हो ना, तो कंज्यूमर क्या करता है? डिमांड करता है। अगर हमारा सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट अच्छा नहीं रहा, सर्विस अच्छा नहीं रहा, तो उस सप्लाई को तो बंद करना पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर डिमांड नहीं करेगा। तो इकोनॉमिक्स में किसी भी प्रकार का गुड्स हो या किसी भी प्रकार का सर्विस हो, वो दो पॉइंट ऑफ व्यू से चलता है। एक को बोलते हैं कंज्यूमर बिहेवियर और एक को बोलते हैं प्रोड्यूसर बिहेवियर। तो अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम क्या है? कंज्यूमर बिहेवियर। ठीक है। और कंज्यूमर का जो डिमांड है और जो सप्लायर का सप्लाई है, ठीक है, जितना क्वांटिटी मार्केट में डिमांड है और जितना क्वांटिटी मार्केट में सप्लाई है, इसी के वजह से किसी भी वस्तु का प्राइस डिसाइड होता है। इसीलिए देखना, एक इक्विलिब्रियम बोलते हैं जिसको प्राइस इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ये हो गया डिमांड कर्व, ये हो गया सप्लाई कर्व। जिस जगह पे ये मीट करता है इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, समझ में आया? तो कंज्यूमर बिहेवियर जो हम पढ़ेंगे उसका दो सिचुएशन है। पहला है कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच और मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस। कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच जो होता है उसी को हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस बोलते हैं। उसके बाद आता है ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच और इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। तो कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से जब पढ़ेंगे तो इसके बारे में कुछ एजम्पशन है। क्या है बच्चा? कुछ एजम्पशन। एजम्पशन क्या है? द यूटिलिटी इज ए मेजरेबल एंड क्वांटिफाइबल एंटिटी। मतलब कि जो भी मेजरेबिलिटी है वो क्या है? काउंटिफाइबल, यानी काउंट किया जा सकता है। ठीक है। और उसको मेज़र किया जा सकता है। और किसी भी वस्तु का या किसी भी सर्विस का जो यूटिलिटी है उसको हम किस टर्म में मेजर्स करेंगे? इन टर्म ऑफ मनी। ठीक है। कि अब यहाँ पे मान लो तुम कोई प्रोडक्ट खरीदते हो, जैसे रिलायंस का प्रोडक्ट है ना, इसके अलावा और भी अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स का प्रोडक्ट है, और उस ब्रांड्स का प्राइस जो है वो भी डिफरेंट डिफरेंट है। और इन टर्म ऑफ मनी, यानी जिसमें ज़्यादा पैसा देना पड़ता है, हमको यही मेजर होता है कि उसकी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छा है। बोलते हैं ना, बाटा का जूता लेगा तो महंगा नहीं पड़ेगा, बोलते हैं ना बात बात में। तो ये क्या है? ये क्वालिटी, इन टर्म ऑफ क्वालिटी इसको बताया जा रहा है। तो इन टर्म ऑफ मनी। नेक्स्ट क्या है? कंटेंसी ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। किसी भी प्रोडक्ट का मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी उसके कंसिस्टेंसी से डिपेंड करता है। अगर हम कोई प्रोडक्ट एक बार अच्छा खरीद लेते हैं, एक बार अच्छा बना दिए, और उसको बार बार अच्छा नहीं बनाएंगे तो वो गुडविल क्रिएट नहीं करेगा। यूटिलिटी इज एडेप्टिव। अच्छा, एक चीज़ और, यूटिलिटी का मतलब पता है आप लोगों को? यूटिलिटी का मतलब होता है द पावर ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स। जैसे कि मान लो कोई एक पेन है, ठीक है, उस पेन का काम क्या है? लिखना। एक राइटोमीटर बोल के पेन आया था, वो 36,000 मीटर तक का दूरी को लिख सकता था। तो मतलब वो पेन खरीद लिया तो बोलता है लिखते लिखते थक जाएगा, पेन नहीं थकेगा, इंक खत्म नहीं होगा, एग्जाम में नो टेंशन। इसका एडवर्टाइज बना था। ठीक है ना।
तो एक पेन का यूटिलिटी क्या है, वो अच्छे से स्मूथली चले। अगर वो पेन खरीद के स्मूथ नहीं चल रहा है, रुक रुक के चल रहा है, या डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, तो वो पेन से हम हैप्पी होंगे, सेटिस्फाइड होंगे? तो सेटिस्फाइड जब नहीं होंगे किसी भी प्रोडक्ट से, तो वो प्रोडक्ट का मार्केट में डिमांड होगा। उस जब किसी चीज़ का कोई यूटिलिटी नहीं बचता है तो उसको क्या करते हैं, फेंक देते हैं, कूड़े के कचड़े के डब्बे में फेंक देते हैं। जिसकी जैसे पेन है, चला रहे नहीं चल रहा, उसको क्या रखेंगे, हम क्या करेंगे, कचड़े का डब्बा में फेंक देंगे। तो बोलने का मतलब क्या है, द प्रोडक्ट विच हैव नो यूटिलिटी डज नॉट डिमांड इन द मार्केट। मार्केट में उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा, कोई डिमांड नहीं रहेगा। ठीक है। यूटिलिटी इज एडिटिव। दिस मीन्स दैट द टोटल यूटिलिटी which a person get from the whole collection of goods produced by him is simple that the total sum of separate utility of the goods। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे यूटिलिटी क्या है। ठीक है, आगे बढ़े तो हम क्या बोले थे, यूटिलिटी पहले ही बोले। देखो, यूटिलिटी रेफर्स टू वांट सेटिस्फाइंग पावर। यूटिलिटी के अंदर, यूटिलिटी का मतलब क्या है, वो रेफर्स करता है टू वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी। मतलब एक कमोडिटी के अंदर इतना पावर होता है कि वो लोगों को सेटिस्फाई कर सके। इट इज़ द एबिलिटी और कैपेसिटी ऑफ ए कमोडिटी टू सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स। ठीक है, ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई कर सके। अब कैरेक्टरिस्टिक पे आते हैं। यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव। किसी भी चीज़ का यूटिलिटी क्या होता है, सब्जेक्टिव होता है। इसका मतलब क्या है कि कोई भी प्रोडक्ट एक सब्जेक्टिव इन फॉर्म है। सिंस यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव, क्या बोल रहा है, सिंस यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव इट कैन नॉट बी मेजर्ड। So since utility is subjective, it cannot be measured. Utility is not absolute. किसी भी चीज का utility को आप एब्सोल्यूट टर्म में मेजर्स नहीं कर सकते, है ना। कोई भी यूटिलिटी को तुम उसके पैसे के थ्रू भले मेजर्स कर सकते हो, बट उसको एब्सोल्यूट फॉर्म में एग्जैक्ट मापना पॉसिबल नहीं है। बट रिलेटिव, बिकॉज इट्स सब्जेक्टिव इन नेचर। सब्जेक्टिव इन नेचर मतलब कोई एक चीज हर किसी अलग अलग के, सब्जेक्टिव का मतलब क्या, सब्जेक्ट के अनुसार उसकी उपयोगिता चेंज हो जाएगी। सब्जेक्ट के अनुसार उसकी उपयोगिता क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अब जैसे इथेनॉल जो है वो पेट्रोल में मिलता है तो पेट्रोल का बायो प्रोडक्ट हो जाता है। वही इथेनॉल यानी कि ईथेन का केमिकल स्पिरिट में मिला के पीने योग्य बना देता है तो वो दारू बन जाता है, अल्कोहल बन जाता है। इथेनॉल इज ए फॉर्म ऑफ अल्कोहल। जो लोग केमिस्ट्री का सूत्र जानते हैं उसको पता होगा। ठीक है। यूटिलिटी इज नॉट एब्सोल्यूट बट रिलेटिव बिकॉज ऑफ सब्जेक्टिव इन नेचर। यूटिलिटी हैज नो एथिकल, मोरल और लीगल मीनिंग और इंटरप्रिटेशन। यूटिलिटी को कोई एथिकल, मोरल, लीगल ग्राउंड में उसका कोई मीनिंग नहीं होता है। यूटिलिटी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यानी बेसिकली देखा जाए तो यूटिलिटी को हम दो फॉर्म में पढ़ते हैं। एक को बोलते हैं टोटल यूटिलिटी, दूसरे को बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। यहाँ तक क्लियर है सबको? आगे बढ़े। देखो, टी यू मीन्स टोटल यूटिलिटी। इट रेफर्स टू द टोटल सेटिस्फैक्शन derived by the consumer from the consumption of a specific quantity of a commodity। क्या बोल रहा है, it refers to the total satisfaction। क्या है, it refers to the total satisfaction derived by the consumer। मतलब कि टोटल यूटिलिटी का मतलब होता है टोटल सेटिस्फैक्शन डिराइव by the consumer from the consumption of specific quantity of a commodity। किसी एक प्रकार का commodity को तुमने किसी specific quantity कंज्यूम किया और उस कंज्यूम करने से you feel
फुल्ली सेटिस्फैक्शन, तो वो हो गया तुम्हारा टोटल यूटिलिटी। तो सर मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी कहता है द एडिशनल सेटिस्फैक्शन डिराइव फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ ए कमोडिटी, दस MUX मतलब डेल्टा TU मतलब टोटल यूनिट डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स, यहाँ पे लिखा है एक्स का मतलब हो गया यहाँ पे डेल्टा क्वांटिटी, ठीक है। तो यहाँ पे TUN माइनस 1, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम दिखाते हैं, यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है? क्वांटिटी दिया है, ठीक है। जैसे पहले 0 1 2 3 4 5 6 7, टोटल यूटिलिटी में क्या दिया है? 0 बोला है, 10 है, 18 है, 24 है, 28 है, 30 है, फिर 30 है, फिर 28 है ना। और MU मतलब मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी पहला में कुछ नहीं, इसके ऊपर कुछ था नहीं, तो इसे डैश। अब यहाँ क्या है? 10 है, यहाँ कितना है बच्चा? 0। तो 10 में से 0 को माइनस करो इक्वल टू 10। 18 में से 10 को माइनस करो 8। 24 में से 18 को माइनस करो 6। 28 में से 24 माइनस करो 4। 30 में से 28 माइनस करो 2। 30 में से 30 माइनस करो 0। और 28 में से 30 माइनस करो -2, ठीक है। लेकिन सिर्फ ये इतना ही नहीं है, यहाँ बटा में क्या था? डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स का मतलब हो गया ये क्वांटिटी, डेल्टा क्यू भी लिख सकते हो। तो जैसे यहाँ पे क्या है, मतलब ये MU जब निकल रहा था तो क्या था? TU में डिफरेंस यानी डेल्टा ऑफ TU था, डेल्टा ऑफ TU डिवाइडेड बाई डेल्टा ऑफ Q, है ना। तो देखो यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 0 है, तो 10 में से 0 गया तो यहाँ क्या आया? 10 आया। लेकिन यहाँ 1 में से 0 माइनस किया तो 1 आया। 10 और 1 काटे तो 10 ही आएगा। अब 18 में से 10 गया तो कितना आया? 8 आया। और यहाँ 2 में से 1 गया तो कितना आया? 1 आया। तो फिर 8 आंसर आया। समझ में? इसका असली फॉर्मूला ये है। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत? किसी को दिक्कत है तो बोल सकते हैं बच्चा, फिर से समझा देंगे। आगे बढ़ते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन TU एंड MU। तो ये जो पॉइंट, ये चार्ट तो हम लिखे हैं ना, इस पॉइंट को आपको बढ़िया से याद रखना है। इन सब से MCQ क्रिएट होता है। पहला क्या है? MU इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ TU। क्या बोल रहा है? MU इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ TU। MU का मतलब मार्जिनल यूटिलिटी। तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? वो इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ TU, यानी मार्जिनल यूटिलिटी के वजह से टोटल यूटिलिटी में चेंजेस आता है। व्हेन MU डिक्रीजेज TU इंक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट। जब आपका मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज करने लगता है उस समय टोटल यूटिलिटी इंक्रीज कर रहा होता है, लेकिन डिक्रीजिंग रेट से कर रहा होता है, ठीक है। और जब MU आपका 0 हो जाता है तो उस समय आपका टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम पॉइंट पे होता है। और जैसे ही MU नेगेटिव होना स्टार्ट होता है वैसे ही टोटल यूटिलिटी क्या होता है? डिक्लाइन होने लगता है। ये उसका फॉर्मेट है, देखिए ये उसका डायग्राम है। यहाँ एग्जाम्पल देखो, हमारे पास वहाँ क्वेश्चन में था ना, ये टोटल यूटिलिटी का फॉर्मेट था, ये मार्जिनल यूटिलिटी का, है ना। इसी को देखो यहाँ बनाया गया है, ठीक। तो ये क्या है? TU, ठीक। ये है MU, ठीक। अब यहाँ पे क्या है? ये लाइन टर्न, ओके। अब यहाँ पे 0 4 8 22 जो भी है पूरा 32 तक दे दिया एक एग्जाम्पल के तौर पे। तो जैसे ये पहला पॉइंट है, तो पहला पॉइंट में हुआ क्या था? 10। तो देखो यहाँ पे ये 4 है, ये 8 है, ये 12 है, उसके बीच में लिखा 10, ठीक है। उसी तरह 18 है, तो ये यहाँ पे 18 में पुट किया। ऐसे जैसे जैसे जो जो आया वो पुट कर दिया। तो ये टोटल यूटिलिटी है।
तो ये यहाँ पे क्या बोला था, टोटल यूटिलिटी, जब तुम्हारा मार्जिनल यूटिलिटी 0 होता है तो तुम्हारा टोटल यूटिलिटी क्या होता है, मैक्सिमम पॉइंट पे होता है। ठीक है, तो देखो ये छठा वाला पॉइंट है, इसी जगह पे 0 हुआ है, ये छठा पॉइंट है, इसी जगह पे मैक्सिमम है। देखो ये 0 है ना भाई, दिख रहा है सबको ये 0 है। जब ये 0 है कितना नंबर पॉइंट पे, 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर पॉइंट पे कितना है, 0। और ये ठीक 6 नंबर पॉइंट पे अपना मैक्सिमम पीक पे है ना, समझ में आ रहा है। और को क्या बोला था, जैसे ये डाउन होगा यानी तुम्हारा टोटल यूटिलिटी डाउन होगा, यानी मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव में आएगा और तुम्हारा टोटल यूटिलिटी डिक्लाइन होगा। देखो व्हेन mu इज नेगेटिव, ये mu है, 0 के नीचे क्या होता है, नेगेटिव होता है। देखो ये डिक्लाइन हो रहा है, समझ में आया। तो बस इसी तरह से ये फॉर्मेट पूरा होता है। ठीक है, ये टोटल यूटिलिटी, ये मार्जिनल यूटिलिटी, समझ में आया। आगे बढ़े, क्लियर, समझ में आ रहा है ना, बोझ नहीं ना लग रहा माथा में, नहीं ठीक है। अब आते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। डू यू नो व्हाट इज कंज्यूमर, वी आर द कंज्यूमर, वी कंज्यूम द प्रोडक्ट मीन्स वी आर द कंज्यूमर, हम लोग कंज्यूमर हैं। तो यहाँ पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, हम लोग इक्विलिब्रियम फॉर्म में कब पहुंचते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग को क्या पढ़ना है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ना है। तो इक्विलिब्रियम मीन्स द पोजीशन ऑफ बैलेंस, इक्विलिब्रियम पॉइंट को क्या बोलते हैं, पोजीशन ऑफ बैलेंस, वो बैलेंस है, हिलेगा डुलेगा नहीं, है ना। पॉसिबिलिटी ऑफ नो चेंज, इक्विलिब्रियम का मतलब पॉसिबिलिटी ऑफ नो चेंज, जहां पे पॉसिबिलिटी ऑफ नो चेंज आता है वो इक्विलिब्रियम जोन कहलाता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ कंज्यूमर इज टू मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फैक्शन, क्या बोल रहा है, ऑब्जेक्टिव ऑफ कंज्यूमर इज टू मैक्सिमाइज, मतलब ऑब्जेक्टिव ये होता है कंज्यूमर का कि ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन होना और कम से कम खर्च हो। ठीक है, दस कंज्यूमर विल इन इक्विलिब्रियम व्हेन ही कैन मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फैक्शन, मतलब जब कोई आदमी ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन फील करता है विथ लिमिटेड रिसोर्सेज इज नोन एज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। When consumer feel more satisfied with the minimum expenditure or minimum resources, that point is known as consumer equilibrium. क्लियर, सबको समझ में आया। ये एमसीक्यू में लाइन दिया रहेगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कौन है, उसमें डिफिनीशन का पॉइंट दिया है, तो सिंपल लाइन रट लो दिमाग में, क्या, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज ए पॉइंट, इज ए situation where the consumer get maximize his satisfaction with limited resources or minimum resources. clear, ओके, मतलब कम से कम में ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर प्राप्त करना कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहलाता है। एनी डाउट। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया, ये इसका डायग्राम है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का। जैसे ये डिमांड है, ठीक है, ये प्राइस पॉइंट है, तो ये जो प्राइस पॉइंट है ये डिमांड पॉइंट है, ये जो बीच में हुआ मतलब मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन पॉइंट जो है इसी को बोलते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस क्या है, कोई आइडिया, एनीवन हैव एनी आइडिया अबाउट कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर मने हम, आप, हम सभी, सरप्लस मतलब हमारे पास ज़्यादा। देखो कंज्यूमर सरप्लस को हम बहुत अच्छे से समझाते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल, मान लो सुष्मिता जूडियो गई सामान खरीदने के लिए, ठीक है, एकदम बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रहे हैं, इस एग्जाम्पल से तुम लोगों को सुष्मिता से जलन होने लगेगा, ठीक है।
अब हुआ क्या, जूडियो गई। अब जूडियो में जाने के बाद उसने एक टॉप खरीदना है। टॉप का प्राइस देखा 500 लिखा है। कितना लिखा है, 500। अब उस पर बगल में लिखा हुआ है, ई कॉलम में जितना आइटम है इन सब में 20% डिस्काउंट है। तो 500 में 20% डिस्काउंट यानी प्राइस हो गया 400 रुपया। अब सुष्मिता 400 के हिसाब से 4-5 ठो टॉप पसंद कर ली 2000 का। अब वो लाइन में लगी, वो प्रिडिक्ट कर रही है, एस्टिमेट कर रही है उसका बिल कितने का है, 2000 रुपया का। अब जब बिल बनने को गया काउंटर में, तो काउंटर में पहले स्कैन करता है फिर बिल बनता है ना। जैसे ही स्कैन किया, वो स्कैन 50% डिस्काउंट ले लिया। कितना डिस्काउंट ले लिया, 50%। यानी पहले सोच रही थी 2000 का बिल बनेगा, अब वो 500 इंटू 4 ली तो कितना, 500 इंटू 5 यानी 2500, बिल बन गया 1250 का। आज 50% ऑफ हो गया, 2500 की जगह कितना का, 1250 का। अब सुष्मिता रेडी टू पे कितना, 2000, लेकिन सुष्मिता को पे कितना करना पड़ा, 1250। तो 750 रुपया क्या हुआ, सुष्मिता का बचा, यानी सरप्लस। सुष्मिता कौन है, कंज्यूमर, उसके पास बचा सरप्लस, दैट इज कंज्यूमर सरप्लस। आया समझ में, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट क्लीन, कोई तकलीफ। इकोनॉमिक्स समझना है तो शॉपिंग करना पड़ेगा नहीं। देखो, कंज्यूमर सरप्लस इन जनरल बाय कंज्यूमर सरप्लस वी मीन द डिफरेंस बिटवीन, क्या बोला, द डिफरेंस बिटवीन द प्राइस ऑफ कंज्यूमर विलिंग टू पे। सुष्मिता वांट टू पे 2000 रुपीज, है ना, बिल था 2500 का, लेकिन उसको लगा था कि 2000 में काम हो जाएगा। तो इसका बिलिंग कितना था, 2000 पे करने का, 2500 पे करने का बिलिंग था नहीं, क्योंकि ये 20% एस्पेक्ट कर रही थी डिस्काउंट। ये लाइन में खड़ी थी खजूर के, मिल गया रसमलाई, है ना। एक सेकेंड रुको। तो कहानी क्या है बच्चा, कि मेजरेबल डिफाइन इट एज, तो इसका मतलब क्या समझ में आया ना, कि जो कंज्यूमर है उसका विलिंग पे करने का जो कैपेसिटी है उससे मतलब ज़्यादा है, और वो एक्चुअल में मार्केट प्राइस कमोडिटी का जो पे कर रहा है, उन दोनों का बीच का डिफरेंस। जैसे सुष्मिता को पे कितना करना था, 2000 रुपया, वो उसकी इच्छा थी, लेकिन उसने उसको पे करना पड़ा कितना, 1250, यानी 750 रुपया उसका क्या हो गया, सरप्लस हो गया। ठीक है, देखो, द एक्सेस ऑफ द प्राइस which he would be willing to pay rather than go without think over the price which he actually does pay is the economic measure of the surplus of satisfaction। इसी को हम लोग बोलते हैं कंज्यूमर सरप्लस। अब इसको देखो यूनिट में दिखाया है, जैसे 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5, 6, 6, 7, ये यूनिट दे दिया। अब यहाँ बोला मार्जिनल यूटिलिटी 100, 70, 50, 35, 30, 25, 10, लेकिन प्राइस जो है एक्चुअल कितना है, 10। ठीक है ना, तो यानी 100 में से 10 माइनस हुआ तो कंज्यूमर को कितना फायदा हुआ, 90। 70 में 10 माइनस हुआ कितना फायदा हुआ, 60। 50 में 10 माइनस हुआ कितना फायदा हुआ, 40। 35 में 10 माइनस हुआ कितना कंज्यूमर को सरप्लस मिला, 25। 30 में 10 माइनस हुआ कितना मिला, 20। 25 में 10 माइनस हुआ कितना मिला, 15। 10 में 10 माइनस हुआ 0। क्लियर। इसके बाद इसका चार्ट देख लो, ये तुम्हारा क्या है, ये पॉइंट है। ठीक है, कंज्यूमर सरप्लस का। इससे पहले भी कंज्यूमर सरप्लस का हम ग्राफ दिखाए थे। ऐसे ये गया, मान लो ये ए बी, तो ए बी इज व्हाट, दैट इज डिमांड पॉइंट। ओके, और ये क्या है, प्राइस। अब ये जो प्राइस है, दिस इज द
इक्विलिब्रियम पॉइंट, सेटिस्फैक्शन पॉइंट, इतना पैसा, मतलब वो पे कितना करना चाहती थी सुष्मिता, ए तक पे करना चाहती थी, लेकिन प्राइस कितना पी की, पी तक। इसका मतलब ये वाला जो जोन है ये कंज्यूमर सरप्लस का जोन है। समझ में आया? तो आज के लिए यहीं तक, समझ में आ गया अच्छे से? यही वाला आप लोग को यहीं तक करना है, ठीक है? ओके।